कक्षा 12 भूगोल भाग 2 भारत लोग और अर्थव्यवस्था मिशन 100 पाठ 5 व 6 5 भू संसाधन व कृषि। निम्न में से कौन सा भू उपयोग वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? देखो, प्रतिभूमि, सीमांत भूमि, निविल बोया गया क्षेत्र, बंजर व्यर्थ भूमि। तो अभी सीमांत भूमि इसमें शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है? सीमांत भूमि इसमें भू वर्गीकरण में शामिल नहीं है, बाकी सभी भू वर्गीकरण में शामिल है। तो उत्तर होगा सीमांत भूमि। दूसरा, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं होती है? 1 में ज्वार, 2 मूंगफली, 3 फिर ज्वार, 4 गन्ना। गन्ना सिंचित और अधिक पानी वाली फसल है, इसलिए सही उत्तर होगा 4 नंबर गन्ना। गन्ना शुष्क कृषि में नहीं बोया जाता। तीसरा, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का प्रकार में अवनलिका अपर्दन, मृदा लवणता, वायु अपर्दन, परत अपर्दन, मृदा लवणता। अधिक सिंचाई के कारण जो मृदा लवणता उसकी बढ़ती जाती है, अंदर से भूमि में जो लवण है वो ऊपर आते रहते हैं। कैसे? तो ये कारण ऊपर आ जाते हैं लवण, और मृदा लवणता की समस्या उत्पन्न होती है। चौथा, भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग रखता है? राजस्व विभाग। सही उत्तर होगा 2 नंबर भू राजस्व विभाग। पांचवा, भू राजस्व विभाग द्वारा भू उपयोग को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 9 में। सही उत्तर होगा 2 नंबर ये 9। वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती कहलाती है बंजर एवं व्यर्थ भूमि। सही उत्तर होगा 4 नंबर बंजर एवं व्यर्थ भूमि। सातवां, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है कहलाता है निवल बोया गया क्षेत्र। 2 नंबर निवल बोया गया क्षेत्र। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? चावल खरीफ की, कपास खरीफ की, मक्का खरीफ की, गेहूँ है रबी की फसल। 9वां, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? चावल खरीफ की फसल है, गेहूँ, सरसों, चना रबी की फसल है। 10वां, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य अथवा भारत में सर्वप्रथम चाय की कृषि कौन से राज्य में प्रारंभ की गई? सही उत्तर होगा असम। तो सही उत्तर है 2 नंबर असम। 11वां, गन्ना, चावल, कपास की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। सही उत्तर होगा 2 नंबर दूसरा स्थान। 12वां, लाल चना व पिजन पी के नाम से जाना जाता है अरहर। लाल चना और पिजन पी के नाम से अरहर को जाना जाता है। सही उत्तर होगा 3 नंबर अरहर। 13वां, निम्न में से कौन सी तिलहन फसल नहीं है? मूंगफली तिलहन है, सरसों तिलहन है, सूरजमुखी तिलहन है, अरहर ये दाल है। अरहर क्या है? दाल है, इसे पिजन पी के नाम से भी जानते हैं। और तिलहन फसलें मूंगफली, तोरैया, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तारामीरा आदि तिलहन फसलें हैं। 14वां, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो रागी शुष्क है, ज्वार शुष्क है, बाजरा शुष्क है, गन्ना ये शुष्क फसल नहीं है। ये तीनों मोटे अनाज भी हैं और शुष्क फसल कृषि के लिए भी जाने जाते हैं। गन्ना है आर्द्र फसल। 15वां, निम्न में से कौन से देश में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? हमारे देश में किन देशों से गेहूं और चावल की विकसित किस्में लाई गई थी? वो थी मेक्सिको और फिलीपींस। हमें चावल गेहूं की किस्म लेके आए थे मेक्सिको से, और फिलीपींस से लेकर आए थे चावल की किस्म। सही उत्तर होगा 1 नंबर मेक्सिको और फिलीपींस। अगला 16वां, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका क्या है? ये कॉफ़ी की किस्में हैं। सही उत्तर होगा 2 नंबर कॉफ़ी की किस्में। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी होती है। 17वां, निम्न में से भारतीय कृषि की समस्या नहीं है? अनियमित मानसून समस्या है, भूमि सुधारों में कमी, निम्न उत्पादकता ये सब कमी है, उच्च उत्पादकता ये कोई समस्या नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? नहीं पूछा है ना, तो सही उत्तर होगा 3 नंबर। 18वां, ओस, अमन तथा बोरो संबंधित हैं चावल से।
सही उत्तर होगा 2 नंबर चावल। ओस, अमन और बोरो चावल की 3 फसलों के नाम हैं। 19वां, दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाने वाली फसल ऋतु है। मानसून के साथ बोई जाती है खरीफ की फसल, तो सही उत्तर होगा 2 नंबर खरीफ। अब आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति। 20वां, भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का होता है। 21वां, चाय एक कृषि है, रोपण कृषि। चाय एक पेय फसल है और रोपण कृषि है। दूसरा। 22वां, चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान विश्व में है, तो उसमें आएगा दूसरा। चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान दूसरा है। 23वां, भारत में 2/3 से अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक राज्य है। कौन सा आएगा यहाँ? कर्नाटक। 24वां, ग्राम पंचायत या सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को कहा जाता है जिसको क्या कहते हैं? साझा संपत्ति संसाधन। इसे कहते हैं साझा संपत्ति संसाधन। तो ग्राम पंचायत और सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। 25वां, वह भूमि जो 1 वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है कहलाती है वर्तमान प्रतिभूमि। यह आएगा वर्तमान प्रतिभूमि। वह भूमि जो 1 वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। अगला, वह भूमि जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती है कहलाती हैं पुरातन प्रतिभूमि। क्या कहलाती हैं? पुरातन प्रतिभूमि। ये 5 साल से जो अधिक रहती है उसको स्थायी प्रतिभूमि कह देते हैं। 27वां, भारत में रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। 28वां, भारत में चावल के पश्चात गेहूं प्रमुख अनाज है। 29वां, कपास फसल है रेशेदार। कपास रेशेदार फसल है। अति लघुतरात्मक प्रश्नों में आगे, कृषि गहनता की गणना का सूत्र लिखो। तो कृषि गहनता की गणना का निम्न सूत्र है। उत्तर, फसल या कृषि गहनता बराबर सकल बोया गया क्षेत्र बट्टा निवल बोया गया क्षेत्र गुणा 100। इसे पक्का याद कर लेना है हमें। 31वां, आर्द्रता के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला है सिंचित कृषि और दूसरा वर्षा निर्भर या बारानी कृषि। 32वां, वर्षा निर्भर कृषि उपलब्ध आर्द्रता के आधार पर कितने भागों में बांटी जाती है? 2 भागों में, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि। शुष्क कृषि होती है 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में और 75 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि। 33वां, पश्चिम बंगाल में चाय उत्पादन क्षेत्र कौन से? नाम लिखो। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार। 34वां, पश्चिम बंगाल में चावल की कौन सी 3 फसलें हैं? नाम लिखिए। उत्तर, ओस, अमन तथा बोरो। ये पश्चिम बंगाल में चावल की 3 किस्में हैं, फसलें हैं, उनको ओस, अमन, बोरो कहा जाता है। 35वां, नरमा क्या है? उत्तर, देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकन कपास को नरमा कहा जाता है। उत्तरी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में जो कपास उत्पन्न की जाती है उसे नरमा कहा जाता है। 16, चाय की पत्तियों में कौन से तत्वों की प्रमुख प्रचुरता पाई जाती है? उत्तर, कैफीन तथा टेनिन। 37वां, भारत में कॉफी की कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? उत्तर, कर्नाटक की बाबाबुदन पहाड़ियाँ, केरल, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट की उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। देश के समस्त कॉफी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग कर्नाटक राज्य से आता है। आगे लघुतरात्मक प्रश्न। 38वां, साझा संपत्ति संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, ग्राम पंचायत या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। सामुदायिक वन, चरागाह तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र साझा संपत्ति के उदाहरण हैं। 39वां, वर्तमान भारतीय कृषि में अत्यधिक ऋणग्रस्तता किसानों की आत्महत्या का कारण बनता जा रहा है, स्पष्ट करो। उत्तर, भारतीय कृषक कृषि में पर्याप्त निवेश करने में असमर्थ होने तथा कृषि में कम होती आय व फसलों के खराब हो जाने से अत्यधिक ऋणग्रस्त हो जाते हैं। महाजनों तथा विविध वित्तीय संस्थानों का कर्ज न चुका पाने की स्थिति में
प्रतिवर्ष भारत के विभिन्न राज्यों में हजारों कृषक आत्महत्या कर लेते हैं। वस्तुतः हमारा ये मानना है कि देश के विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या ऋणग्रस्तता का परिणाम है। साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक निम्न होने से उनकी स्थिति दयनीय मिलती है। 40वां, भारत में भू उपयोग परिवर्तन के कारणों की विवेचना करो। उत्तर, भारत में भू उपयोग परिवर्तन के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है, जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, उपलब्ध औद्योगिक प्रकारों पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता है तथा सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव होता है। द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया में कृषि भूमि गैर कृषि संबंधित कार्यों में प्रयुक्त होती है। तीसरा, समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जाता है। प्रश्न 41, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करो। उत्तर, मरुस्थली, रेतीली, पथरीली भूमि, पहाड़ी भूभाग तथा जल और वायु अपर्दन से व्यर्थ बेकार हो चुकी भूमि जिसमें वर्तमान में प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से भी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, उसे बंजर भूमि कहलाती है। जबकि वह भूमि जो विगत 5 या अधिक वर्षों या अधिक समय तक पृथ्वी या कृषि रहित रहती है, जिसे कृषि उदार तकनीक के माध्यम से कृषि योग्य बनाया जा सकता है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। 42वां, निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करो। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उत्तर, वह भूमि जिस पर सिर्फ एक बार फसल उगाई व काटी जाती है निवल बोया गई भूमि क्षेत्र कहलाता है, जबकि एक वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत बोया गया कुल क्षेत्र सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। 43वां प्रश्न, भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है। उत्तर, चूंकि भारत जैसे देशों में भूमि की कमी तथा श्रम की अधिकता है, अतः यहाँ गहन कृषि अपनाकर उत्पादन में वृद्धि करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को भी कम किया जा सकता है। 44वां, हरित क्रांति की उपलब्धियाँ क्या है। उत्तर, हरित क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ निम्न प्रकार से हैं। पहला, कृषि रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशकों या कीटनाशकों का उपयोग शुरू किया। दूसरा, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार और विस्तार किया। तीसरा, मेक्सिको से गेहूं और फिलीपींस से चावल के अधिक उपज देने वाले बीज भारत लाए गए। चौथा, कृषि आधारित उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया। प्रश्न 45, प्रतिभूमि किसे कहते हैं। भूमि को प्रति क्यों छोड़ा जाता है। उत्तर, प्रतिभूमि निरंतर फसल उत्पादन करते रहने से भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आ जाती है, इसलिए भूमि को कुछ समय के लिए कृषि रहित छोड़ दिया जाता है। इस भूमि को प्रतिभूमि कहते हैं। भूमि को प्रति छोड़ने का कारण, भूमि को प्रति इसलिए छोड़ा जाता है जिससे वह अपनी खोई हुई उर्वरता को प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त कर सके। प्रश्न 46, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से उपाय अपनाए थे। उत्तर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु अगर उपाय अपनाए थे। पहला, व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलों को उगाना। दूसरा, कृषि गहनता को बढ़ाना। तीसरा, कृषि योग्य बंजरता व्यर्थ प्रतिभूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। 47वां प्रश्न, भारत में निवल बोए गए क्षेत्र में किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है। उत्तर, भारत में निवल बोए गए क्षेत्र को भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित कर बढ़ाया जा सकता है। इस प्रौद्योगिकी को 2 तरह से काम में लिया जा सकता है। पहला है प्रति इकाई भूमि में फसल विशेष की उत्पादकता बढ़ाने में, और दूसरा एक कृषि वर्ष में गहन भूमि उपयोग से सभी फसलों का उत्पादन बढ़ाने में। बड़े प्रश्नों में है ये 48, भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए या शुष्क कृषि भूमि व आर्द्र कृषि भूमि में अंतर कीजिए। ये 3 नंबर या 4 नंबर वाले प्रश्नों में आ सकता है। उत्तर, भारतीय कृषि के प्रकार, आर्द्रता के प्रमुख
उपलब्ध स्रोतों के आधार पर कृषि को सिंचित कृषि तथा वर्षा निर्भर बारानी कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है सिंचित कृषि। सिंचित कृषि में भी सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार पाए जाते हैं, जैसे रक्षित सिंचाई कृषि तथा उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई कृषि का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है, जिसका अभिप्राय है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। उत्पादक सिंचाई कृषि का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। दूसरा है वर्षा निर्भर या बारानी कृषि। शुष्क कृषि भूमि सामान्यतः 75 सेमी वर्षा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि शुष्क कृषि कहलाती है। इसके अंतर्गत शुष्कता सहन करने वाली फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार आदि की कृषि की जाती है। वर्षा निर्भर कृषि का दूसरा भाग है आर्द्र कृषि भूमि। फसलों की आवश्यकता से अधिक होने वाली यानी 75 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि आर्द्र कृषि भूमि कहलाती है। इसमें चावल, जूट, गन्ना आदि जल की उपलब्धता वाली फसलों की कृषि की जाती है। 49 भारत में भू उपयोग के किन संवर्गों में वृद्धि हुई है? वृद्धि के कारणों की विवेचना कीजिए अथवा 1950 से 2014-15 के दौरान भारतीय भू उपयोग संवर्गों में हुए परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। उत्तर भारतीय भू उपयोग संवर्गों में परिवर्तन इस प्रकार हुआ है। 1950-51 से 2014-15 के दौरान भारत में भूमि उपयोग के 3 संवर्गों में वृद्धि तथा 4 संवर्गों के अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है। वृद्धि दर्ज करने वाले संवर्ग भारत में भू उपयोग के प्रमुख संवर्गों में वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र 17% से बढ़कर 23.3% हुआ है। दूसरा, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि और कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि 3.2 से बढ़कर 8.7 हो गई है। और तीसरी वृद्धि हुई है वर्तमान प्रतिभूमि, ये 3.7 से बढ़कर 8.9 हो गई है। निवल बोया गया क्षेत्र, यह क्षेत्र जो 41.7 से बढ़कर 45.5 हो गया, इसमें वृद्धि हुई है। अभी वृद्धि के कारण क्या रहे हैं? भू उपयोग के ऊपर दिए संवर्गों में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त कृषि क्षेत्र में वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्भरता औद्योगिक व सेवा सेक्टरों पर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। इसके साथ ही ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्रफल भी बढ़ा है। दूसरा, वन क्षेत्र में वृद्धि इसके सीमांकन के कारण हुई है, न कि वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि के कारण। तीसरा, वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि वर्षा की अनियमितता तथा फसल चक्र में होने वाले परिवर्तन के कारण हुई है। चौथा, कृषि हेतु कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के उपयोग के कारण निवल बोया गया क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। अब गिरावट दर्ज करने वाले संवर्ग, बंजर व व्यर्थ भूमि में गिरावट दर्ज की गई है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में गिरावट दर्ज की गई है। चरागाह फसल और वृक्षों के अंतर्गत क्षेत्र में कमी की महसूस की गई है। और वर्तमान प्रति के अतिरिक्त प्रतिभूमि में कमी आई है। इसकी कमी के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला कारण, समय के साथ जैसे जैसे कृषि तथा गैर कृषि कार्यों हेतु भूमि पर दबाव बढ़ा जाता है, वैसे व्यर्थ एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में समय अनुसार कमी आती है। निवल बोए गए क्षेत्र में कमी का कारण गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अनुपात में वृद्धि होना है। तीसरा, चरागाह भूमि के अनुपात में कमी का कारण कृषि भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव है। चरागाहों को कृषि में या खेतों में बदल लिया गया है। प्रश्न 50, भारत में उत्पादित तिलहन फसलों का वर्णन कीजिए। उत्तर, तिलहनों की कृषि मुख्यतः खाद्य तेल निकालने के लिए की जाती है। देश में मालवा का पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भाग और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और रायलसीमा प्रदेश प्रमुख तिलहन पैदा करने वाले क्षेत्र हैं। भारत में लगभग 14% कृषिगत भाग पर तिलहन की कृषि की जाती है। देश की प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, तोरैया, सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी फसलों को सम्मिलित करते हैं। पहला है मूंगफली। भारत विश्व का 19.5% मूंगफली का उत्पादन करता है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। दूसरा, सरसों, तोरैया में बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं, जैसे राई, सरसों, तोरैया, तारामीरा आदि। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं। भारत के मध्य और उत्तर पश्चिमी भाग में रबी की ऋतु में ये बोई जाती है। इसके उत्पादन में राजस्थान 1 नंबर पर है।
तीसरा, सोयाबीन तथा सूरजमुखी। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। सूरजमुखी की फसल का संवर्धन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भागों में है। प्रश्न 51, भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्याओं की व्याख्या करें। उत्तर, अनियमित मानसून पर निर्भरता सबसे बड़ी समस्या भारतीय कृषि की। भारतीय कृषि वर्तमान में भी मानसून पर निर्भर है। देश में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर ही निर्भर है। दूसरा, वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम या न के बराबर होती है, अतः कृषि में निवेश करने में असमर्थ है। साथ ही फसलों के खराब होने पर वे कर्ज जाल में भी फंस जाते हैं। कृषि निवेश में असमर्थ है, साथ ही फसलों के खराब होने से भी किसान कर्ज जाल में फंसते जाते हैं। तीसरा, छोटे खेत तथा विखंडित जोत। देश में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार निरंतर सिकुड़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में अधिकांश भू जोत बिखरी अवस्था में है। चौथा, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। भूमि संसाधनों का निम्नीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। सिंचित क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलांतरता, लवणता तथा मृदा क्षारीयता के कारण बंजर हो चुका है। 52वां, किसान पोर्टल क्या है। उत्तर, ये किसानों को कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करने का मंच है, जिसके माध्यम से किसानों को बीज, कीटनाशक, फसल बीमा, फसल का बाजार मूल्य आदि जानकारी प्रदान की जाती है। 23वां, NMSC सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय कृषि मिशन का उद्देश्य बताइए, अथवा जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही 2 योजनाओं के नाम लिखिए। उत्तर, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSA के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इस मिशन का उद्देश्य कृषि को अत्यधिक विशिष्ट, स्थायी एवं जलवायु अनुकूल बनाना है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। और तीसरा, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY की फुल फॉर्म है परंपरागत कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY जैसी योजनाओं के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा देना। जैविक कृषि को बढ़ावा देने वाली 2 योजनाएं हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY। अध्याय 6, जल संसाधन। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। जल अजैव है, जैव संसाधन नहीं है, अनवीकरणीय नहीं है, अचक्रीय संसाधन नहीं है। तो सही होगा, जैव किस प्रकार का संसाधन है, अजैव संसाधन है। सही उत्तर होगा 1 नंबर। 2, देश में कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। जल का सबसे अधिक समानुपात है सिंचाई में। 1 नंबर होगा सिंचाई। पृथ्वी के कितने प्रतिशत धरातल पर जल है। 71%। सही होगा 2 नंबर 71। चौथा, धरातलीय जल का मुख्य स्रोत निम्न में से हैं। नदियाँ, तालाब, झीलें, उपयुक्त सभी। निम्न में से पश्चिम प्रवाह की नदियाँ हैं। गोदावरी पूर्व की ओर, कावेरी भी पूर्व की ओर बहती है, गंगा भी बहती है पूर्व की ओर, लूणी ये पश्चिम प्रवाह की नदी है। लूणी पश्चिम प्रवाह की नदी है। छठा, धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है। कृषि में। सही उत्तर होगा 1 नंबर कृषि सिंचाई में। 7वां, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। 1986 में। सही उत्तर 2 नंबर 1986। 8वां, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम कब बनाया गया था। प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम बनाया गया था 1974 में। सही उत्तर होगा 1974। 9वां, हरियाली कार्यक्रम का संबंध है जल संसाधन से। हरियाली कार्यक्रम का संबंध जल संसाधन से है। 9वें में 3 नंबर। 10वां, नीरू मीरू कार्यक्रम कौन से राज्य में से संबंधित है। तो नीरू मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, तो आंध्र प्रदेश से। 11वां, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस क्षेत्र में चलाया गया था। अलवर में। सही उत्तर का 2 नंबर अलवर। 12वां, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित की गई। 2002 में।
सही उत्तर होगा 2 नंबर 2002। 13वां, जल क्रांति अभियान कब आरंभ किया गया था? जल क्रांति आरंभ किया गया 1516 में। तो सही उत्तर होगा 1516 में। सही उत्तर 2015-16 में शुरू किया गया था जल क्रांति अभियान। प्रश्न 14, भौम जल के अत्यधिक उपयोग के कारण राजस्थान व महाराष्ट्र में भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? फ्लोराइड का। सही उत्तर होगा 4 नंबर द फ्लोराइड। 15वां, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग प्रतिशत में इसे कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा हो रहा है? उत्तर है तमिलनाडु। सही उत्तर होगा 1 नंबर तमिलनाडु। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग हो रहा है और उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आगे अति लघुतरात्मक प्रश्न, सिंचाई किसे कहते हैं? उत्तर, वर्षा की कमी और अभाव के कारण शुष्क मौसम में खेतों में कृत्रिम ढंग से जल आपूर्ति की क्रिया सिंचाई कहलाती है। दूसरा, गहन सिंचाई की एक मुख्य समस्या बताइए। उत्तर, मृदा में लवणता की वृद्धि। तीसरा, CPCB का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चौथा, SPCB का पूरा नाम लिखिए। उसका उत्तर होगा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। पांचवा, भौम जल को प्रदूषित करने वाले मुख्य कारक बताइए। नंबर 1, फ्लोराइड, नाइट्रेट तथा भारी विषैली धातुएं। जल चक्रीय प्रक्रम का लाभ क्या है? उत्तर, स्नान व बर्तन धोने वाले जल को बागवानी में उपयोग, उद्योगों में शीतलन में उपयोग और अग्निशमन आदि में उपयोग करना, ये जल चक्रीय प्रक्रम के लाभ हैं। 7वां, हरियाली परियोजना क्या है? उत्तर, केंद्र सरकार द्वारा संचालित या प्रवर्तित योजना जो ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के योग्य बनाता है। 8वां, नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। 9वां, महाराष्ट्र का गांव पूरे देश में जल संभर विकास का उदाहरण है। रालेगन सिंधी गांव। महाराष्ट्र का रालेगन सिंधी गांव जो है, जो अहमदनगर जिले में स्थित है, वह पूरे देश में जल संभर विकास का उदाहरण है। ये अन्ना हजारे का गांव है। 10वां, कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से होता है सिंचाई में। पानी संसद और नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध के संरक्षण से है? जल संरक्षण से। यहाँ आएगा जल। 12वां, हरियाली केंद्र द्वारा प्रवर्तित विकास परियोजना है जल संभर विकास परियोजना। 13वां, कुंड अथवा टांका क्या है? उत्तर, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे जिन्हें कुंड या टांका कहा जाता है। घरों में वर्षा जल संग्रहण के जो ढांचे बनाए जाते हैं उन्हें कुंड या टांका कहते हैं। 14वां, जल क्रांति अभियान 1516 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, जल क्रांति अभियान 2015-16 जो भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों के नाम लिखो। उत्तर, नलकूप, कुएं, तालाब और नहरें। प्रश्न 16, धरातलीय जल के मुख्य स्रोत कौन से हैं? उत्तर, नदियां, झीलें, तालाब और तलैया। 17, भौम जल संसाधन का अत्यधिक उपयोग करने वाले 4 राज्यों के नाम बताइए। उत्तर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। 18, भारत की 2 बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखो। उत्तर, भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना। 19वां, भारत की 2 सबसे अधिक प्रदूषित नदियों के नाम लिखो। यमुना जो दिल्ली और इटावा के बीच सबसे अधिक प्रदूषित है। दूसरी गंगा जो कानपुर और वाराणसी के मध्य सबसे अधिक प्रदूषित है। 20वां, प्रायद्वीपीय पठार भाग में सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई के स्रोत कौन से हैं? तालाब। प्रश्न 21, यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। उत्तर, निम्नलिखित कारक है। पहला, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। दूसरा,
बढ़ता घरेलू उपयोग, तीसरा औद्योगिक क्षेत्रों में जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, चौथा सिंचाई की आवश्यकता, पांचवा जल प्रदूषण 22%। प्रदूषित जल या गंदे पानी के उपयोग के क्या प्रभाव हो सकते हैं? उत्तर, ऐसे जल प्रयोग से कई प्रकार की महामारियां रोग जैसे आंत्रशोथ, पीलिया, हैजा, टाइफाइड आदि उत्पन्न हो जाते हैं। प्रश्न 23, भारत में लैगून और पश्चिम जल कहाँ पाए जाते हैं? इसके कोई दो उपयोग लिखिए। उत्तर, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सागरीय तट बहुत ही दंतुरित कटिपटी है, इसी कारण वहाँ बहुत सी लैगून और पश्चिम झीलें मिलती हैं। इनके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी पश्चिम झीलें पाई जाती हैं। यद्यपि इन झीलों में खारा जल होता है, लेकिन इनका उपयोग मछली पालन में, चावल की कुछ निश्चित किस्मों तथा नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। प्रश्न 24, कुछ राज्यों में भौमजल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के क्या दुष्परिणाम उभर कर हमारे समक्ष आए हैं? बताइए। उत्तर, कुछ राज्यों में भौमजल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से उनका जल स्तर नीचा हो गया है। राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में भूमिगत जल के अधिक उपयोग से भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है तथा पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या के संकेंद्रण में वृद्धि हो गई है। 25वां, जल के पुनः चक्र और पुनः उपयोग को समझाइए। उत्तर, जल के पुनः चक्र और पुनः उपयोग के द्वारा भी अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। सामान्यतः कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट जल, नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल तथा वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल आदि का उपयोग उद्योगों में शीतलन एवं अग्निशमन के लिए एवं बागवानी आदि कार्यों के लिए किया जा सकता है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। प्रश्न 26, भारत के कृषि क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सिंचाई की आवश्यकता के निम्न कारण हैं। पहला, भारत में वर्षा के वितरण में असमानता। दूसरा, देश के अधिकांश भागों में शीत एवं ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक शुष्कता पाई जाती है। तीसरा, अनियमित मानसून कालीन वर्षा। और चौथा, कुछ फसलों जैसे कपास, गन्ना, जूट आदि को जल की अधिक आवश्यकता। प्रश्न 27, कृषि में सिंचाई की व्यवस्था के क्या लाभ हैं? उत्तर, निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। दूसरा, फसलों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता नियमित रूप से आवश्यक है, जो केवल सिंचाई तंत्र से ही संभव है। तीसरा, सिंचित कृषि भूमि की उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा अधिक होती है। प्रश्न 28, हरियाली क्या है? उत्तर, हरियाली परियोजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई और मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के योग्य बनाना है। परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है। प्रश्न 29, जल समर प्रबंध क्या है? क्या आप सोचते हैं कि ये एक सतत पोषणीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, या जल समर प्रबंध से क्या तात्पर्य है? जल समर प्रबंध में केंद्र तथा राज्यों के प्रयासों का उल्लेख कीजिए या निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। हरियाली कार्यक्रम, नीरू मीरू कार्यक्रम या अरवारी पानी संसद। उत्तर आगे। उत्तर, जल समर प्रबंध। जल समर प्रबंध से तात्पर्य धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंध से हैं। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना, तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल हैं। इसका उद्देश्य जल संसाधनों का संरक्षण करके प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। सतत पोषणीय विकास में जल समर प्रबंध की भूमिका। पोषणीय विकास से तात्पर्य एक ऐसे विकास से है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित करे बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। चूँकि जल समर प्रबंध जल का उचित प्रबंधन है, जिसमें अनावश्यक रूप से बहते जल को विभिन्न विधियों द्वारा संचित किया जाता है। अतः सतत पोषणीय विकास के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दर उसके नवीनीकरण की दर से अधिक होनी चाहिए। अतः जल समर प्रबंध सतत पोषणीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। अतः जल समर प्रबंध सतत पोषणीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इस हेतु केंद्र व राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल समर प्रबंध के विकास कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे अंतःस्रवण। पहला, हरियाली परियोजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित। उसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन
और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना। परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है। दूसरा है नीरू मीरू कार्यक्रम, ये आंध्र प्रदेश में है। तीसरा अरवारी पानी संसद कार्यक्रम अलवर राजस्थान में। प्रश्न 30, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न लाभों का उल्लेख करते हुए संग्रहण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए या वर्षा जल संग्रहण की कोई 3 विधियों का संक्षेप में वर्णन करें। उत्तर, वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। ये एक कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूल विधि है जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्र किया जाता है। इसके लाभ: वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है। 2, भूमि जल स्तर को नीचा होने से रोकता है। तीसरा, इससे फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे संदूषकों को कम करके अमिश्रित जल की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। चौथा, अपर्दन और बाढ़ को रोका जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ निम्न है। पहला है टांका। राजस्थान के अर्धशुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में स्थित बस्तियों में परंपरागत रूप से वर्षा जल संग्रहण ढांचे का उपयोग किया जाता है। इसे टांका या कुंड कहते हैं, जिसमें घरों में आंगन या छत का जल उन कुंडों में इकट्ठा कर लिया जाता है जिन्हें टांका या कुंड कहते हैं। दूसरा है तालाब तथा झील। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से वर्षा जल संग्रहण के लिए धरातलीय संरचनाएं जैसे तालाब और झीलों का उपयोग किया जाता है। तीसरा है सर्विस कूपों द्वारा घरों की छत से वर्षा जल संग्रहण। चौथा, प्रस्तर कूप व चेक डैम निर्मित कर जल संरक्षण। चौथा, प्रस्तर कूप व चेक डैम निर्मित कर जल संग्रहण। पांचवा, पुनर्भरण कूपों द्वारा वर्षा जल संग्रहण। प्रश्न 31, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं लिखिए। उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की निम्नलिखित विशेषताएं निम्न है। पहला, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक के रूप में सम्मिलित करना, यानी पीने के लिए जल पहली प्राथमिकता। दूसरा, पेयजल के सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 3, सतत और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। चौथा, शिक्षा, विनिमय उपक्रमों, प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा जल संरक्षण चेतना बढ़ाई जानी चाहिए। पांचवा, दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। प्रश्न 32, जल क्रांति अभियान पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों और सरकारी संगठन एवं नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित हैं। पहला, जलग्राम। जलग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया है। दूसरा, भारत के विभिन्न भागों में 10,000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई है। तीसरा, प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण भूमि जल प्रदूषण को कम करना। देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना। चौथा, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यम से रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से क्रांति लाना। जल क्रांति अभियान द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जाए। प्रश्न 33, जल संसाधनों का ह्रास सामाजिक द्वंद्वों और विवादों को जन्म देते हैं। 33वां, जल संसाधनों का ह्रास सामाजिक द्वंद्वों और विवादों को जन्म देते हैं, इसे उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। उत्तर, जल एक प्राकृतिक और नवीकरणीय संसाधन होने के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण सहयोगी है। जल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण दिन प्रतिदिन में कमी आती जा रही है। वहीं दूसरी ओर उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्तारणों के मिलने से प्रदूषित होते जा रहे हैं। तो सभी राज्य या देश जिनसे होकर नदी बहती है, नदी जल के भागीदार होते हैं। परिणामतः उसके आवंटन व नियंत्रण को लेकर कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हो गए हैं।
जिस कारण वृहद स्तर पर जल के उपयोग में समस्याएं उत्पन्न हो गई है। वर्तमान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल संसाधनों को लेकर तनाव व विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। जैसे भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा जल विवाद, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी जल विवाद, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के मध्य नर्मदा जल विवाद, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के मध्य सतलज यमुना लिंक नहर विवाद और भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल विवाद। 34 जल प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? भारत में जल प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। उत्तर: प्राकृतिक जल में बाह्य पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक, घरेलू और अन्य अपशिष्टों के मिलने से जल के गुणों में हुई कमी जल प्रदूषण कहलाता है। देश में उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। देश की मुख्य नदियों के प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मैदानी भागों में नदियाँ के जल में कृषिगत उर्वरक और कीटनाशक, घरेलू ठोस अपशिष्ट पदार्थ तथा औद्योगिक बहिस्रावों के सम्मिलित होने से CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार जैव व जैवाणिक प्रदूषण नदियों में प्रदूषण का मुख्य कारण है। भारत में जल प्रदूषण की समस्या के निवारण संबंधी उपाय। पहला, जल अधिनियम 1974 प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा। दूसरा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 द्वारा। तीसरा, जल उपकर अधिनियम 1977 आदि के द्वारा। यद्यपि इनका निर्माण जल प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से किया गया था, इनके देश में प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वयन नहीं किए जाने के कारण इनके परिणाम सीमित ही प्राप्त हुए हैं। अतः वर्तमान में जल के महत्व और जल प्रदूषण के प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने की सर्वप्रमुख आवश्यकता है।